प्री ऑप्टिक्स में कल हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज कुछ एक प्रॉब्लम्स करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। यहाँ पर दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2। लाइट मीडियम 1 से इंसिडेंट हो रही है और रिफ्रैक्ट हो रही है मीडियम 2 में। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया है साइन इनवर्स 3/5 और आपसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा गया है। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम 2 का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो कल हम लोगों ने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, तो स्नेल्स लॉ को हम एक बार फिर देखें अगर, तो इसमें हमने कहा था कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, 1 और 2। जैसे मान लीजिए एयर और गिलास। स्नेल्स लॉ ने हमें ये बताया था कि साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, जिसे हम ए म्यू जी कहते हैं। इसको हम चाहें तो म्यू जी बाय म्यू ए भी लिख सकते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो आप चाहें तो इसको म्यू जी कह सकते हैं। तो ये स्नेल्स लॉ है। इसे एक कंडीशन और हमें दिखाई देती है यहाँ पर कि जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में आती है, देखिए मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1, और वी कैन से म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। यहाँ जब म्यू 1 और म्यू 2 ले रहे हैं हम, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो यहाँ पर मीडियम 1 और मीडियम 2 आपको दे रखा है, ठीक है ना। ये 1 है, तो साइन आई बाय साइन आर। यहाँ पर लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है, यहाँ पर लाइट ग्लास से एयर में आ रही है। आप तो मीडियम 1 और मीडियम 2 देखें, तो म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। जिस मीडियम से लाइट आ रही है वो यहाँ पे लिया जाएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 4/3। साइन आई की जगह हो गया 3/5। म्यू 2 आपको 1 दे रखा है, तो सीधा आपको साइन आर मिल जाएगा, जिससे आर मिल जाएगा आपको साइन इनवर्स 4/5, और 4/5 का मतलब 53 डिग्री, 3/5 का मतलब 37 डिग्री, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके सामने आता है कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए if speed of light in medium B is c/3 and light refracts from medium A to medium B, making angle 45 degree and 60 degree respectively.
तो अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन है, फोटो बनी हुई नहीं आई है, फिगर नहीं बना हुआ आया है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि लाइट ए से बी में जा रही है। इसका मतलब म्यू ए साइन आई इक्वल टू म्यू बी साइन आर। ठीक है ना। अब आप चाहें तो म्यू को भी लिख सकते हैं, म्यू की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कल। तो साइन आई, म्यू ए का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बराबर म्यू बी। म्यू बी का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। साइन आई आपको दे रखा है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/√2। सी से सी कैंसिल कर देता हूँ, 1/VA, ये हो जाएगा यहाँ पर 1/VB। VB दे रखा है आपको C/3। साइन आर, साइन आर की जगह 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की जगह आ जाएगा √3/2। VA इधर जाएगा, तो VA की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर वो हो जाएगा √2C। VA इधर गया, 2C/√2 आएगा, जिससे ऊपर आ जाएगा √2C और नीचे आ जाएगा 3√3। तो जिस तरह का क्वेश्चन सामने आता है आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको कि आप मीडियम को चेक करें। अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करती है तो आप चाहें तो इसको इससे लिखें, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, या साइन आई बाय साइन आर μ2/μ1। ठीक है ना। μ2 का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये आ जाएगा v1/v2। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो आप ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने किया था, अगर आपको v1 पता लगाना है तो v1 बराबर हो गया इसमें v2 साइन आई बाय साइन आर। अब इसमें v2 की जगह दे रखा था आपको C/3, साइन आई 45 डिग्री था और साइन आर हो जाएगा यहाँ पर √3/2, तो ये हो जाएगा √2C/3√3। इसलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। एप्लीकेशंस पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन की। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है यहाँ पर अपीरेंट डेप्थ। अपीरेंट डेप्थ, ठीक है ना। गहराई हम नापना चाहते हैं तो ध्यान में रखिएगा इसमें कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा डेंसर मीडियम में, और इसको हम ऑब्जर्व करेंगे रेयर मीडियम से। इसका मतलब जो लाइट की रे होगी वो ऑब्जेक्ट से निकलती है तो डेंसर से रेयर में मूव करेगी,
डेंसर से रेयर में मूव करेगी, इसका मतलब सीधी सी बात है कि नॉर्मल से दूर शिफ्ट हो जाएगी। कोई रटने की इसमें बात नहीं है, समझने की बात है। ये सारी बातें जो 4 मैंने लिखी ये आपको पता ही है, बताई भी जा चुकी हैं। अब जैसा कि हम कोई मीडियम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई तालाब या नदी है, या पानी है या ग्लास है, और ऑब्जेक्ट इस डेंसर मीडियम के अंदर रहेगा। इसका मतलब बाहर जो मीडियम है वो रेयर होगा, और ये जो मीडियम अंदर है ये डेंसर होगा। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, तो मान लेता हूं मैं ये ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट को आप व्यू करेंगे कहां से? रेयर मीडियम से। जैसे कि कोई पक्षी है, वो किसी मछली को देख रहा है, या हम हैं जो ग्लास या पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखना चाहते हैं। तो ये नॉर्मल आ गया यहाँ पर। ठीक है। जैसा कि आपको बताया मैंने अभी, लाइट रे जो होगी वो नॉर्मल से दूर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि लाइट कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, डेंसर से रेयर में। तो इस लाइट को, जो कि इस पाथ पर जाना चाहिए था, नॉर्मल से दूर शिफ्ट हो गई है, तो उस हिसाब से ये बन जाएगा एंगल आर। और अंदर जो नॉर्मल से एंगल बन रहा है वो है एंगल आई। आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेंगे तो आपको अपने हिसाब से अगर आप देखें तो आपको ये लाइट रे इस डायरेक्शन से आती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी रियल पोजीशन से कुछ ऊपर शिफ्ट हुआ दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट की रियल पोजीशन तो ये है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है। इसका मतलब एक्चुअल डेप्थ अगर आप देखें तो ये एक्चुअल डेप्थ है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपीयरेंट डेप्थ हो जाएगी। तो ये है एक्चुअल डेप्थ, और ये है अपीयरेंट डेप्थ। ठीक है। ये एंगल आई है, तो ज्योमेट्री के हिसाब से ये एंगल भी यहाँ पे कितना होगा? आई ही हो जाएगा। ठीक है। ये एंगल आर हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल आर है। पैरेलल, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, और इसको ये लाइन काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा आर। ये ऑब्जेक्ट है, ये ओ डैश है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट की इमेज है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट तो दिखेगा नहीं, उसकी इमेज दिखेगी ओ डैश पे। ठीक है। तो सारा कुछ हम ज्योमेट्री से प्रूव करें यहाँ पर। जो सिंपल ज्योमेट्री हम यूज करते हुए देखेंगे यहाँ पर, तो अपीयरेंट डेप्थ जो आएगी वो एक्चुअल डेप्थ से कम है। ठीक है ना। लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट आ रही है डेंसर से रेयर मीडियम में,
तो अपीरेंट डेप्थ बाय एक्चुअल डेप्थ इक्वल टू हो जाएगा म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर। इसको मैंने कर सकती है। लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है? लाइट आ रही है डेंसर से रेयर में, तो ये हो जाएगा म्यू डी इंटू आर, या ये हो जाएगा 1 बाय म्यू डी, यानी 1 बाय म्यू ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक है ना? आप चाहें तो यहाँ पे पता लगा लें साइन आई बाय साइन आर से। इसमें ये वाली जो साइड है वो कॉमन रहेगी। ठीक है ना? तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे, एक ट्रायंगल ये बन जाएगा और एक ट्रायंगल ये बन जाएगा। तो इन दोनों से आप साइन आई और साइन आर की वैल्यू पता लगा सकते हैं, जिससे ये वैल्यू मिलेगी आपको। तो एच अपीरेंट बराबर जो आएगा वो आएगा एच एक्चुअल डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। जैसे अगर लाइट मान लो तो कि गिलास से एयर में आ रही है, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे आप, ठीक है ना, नीचे डिवाइड कर रहे हैं आप, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा गिलास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको आप सिंपल म्यू जी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एयर है। इसी तरह से अगर लाइट गिलास से वाटर में आ रही है तो ये डेंसर हो गया और ये रेयर हो गया। तब अपीरेंट डेप्थ बराबर आएगा एक्चुअल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। कल मैंने आपको इसकी वैल्यू याद करवाई थी कि अगर आपको डब्ल्यू म्यू जी चाहिए, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये कल आपको बताया था मैंने, अगर आपको याद है तो कल आपने ये वीडियो देखा होगा। तो देखिए आप, ये रहा यहाँ पर डब्ल्यू म्यू जी बराबर म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप जिस म्यू को आप डिवाइड कर रहे हैं वो डेंसर मीडियम का होगा। ठीक है ना? और क्योंकि डेंसर मीडियम का इसलिए 1 से बड़ा ही आएगा, इसलिए अपीरेंट डेप्थ जो है वो हमेशा एक्चुअल डेप्थ से कम आएगी। अब अगर आपको शिफ्ट निकालना है कि कितना डिफरेंस आया है, देखिए तो शिफ्ट आपको पता है कि कितना ऊपर शिफ्ट हुआ वो दिखाई देगा, तो ये शिफ्ट आ जाएगा। तो शिफ्ट आ जाएगा यहाँ पर एच एक्चुअल माइनस एच अपीरेंट, एच एक्चुअल माइनस एच एक्चुअल बाय म्यू 1 माइनस 1 बाय म्यू। कौन सा म्यू? डेंसर का म्यू विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। इसी को कंपेयर करते हुए आप चाहें तो अपीरेंट हाइट भी ले सकते हैं, तो वो उल्टा हो जाएगा। तो मैं दोनों साथ साथ बताता हूँ यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लेते हैं अपीरेंट डेप्थ और यहाँ पर हम लेते हैं अपीरेंट हाइट। इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो डेंसर में होता है,
यहाँ ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेयर एंड में होगा। इसको आप व्यू करोगे रेयर एंड मीडियम से, इसको आप व्यू करोगे या ऑब्जर्व करोगे डेंसर मीडियम से। इसके अंदर जो अपीरेंट डेप्थ आई थी, वैसे डी से दिखाना चाहिए पर अपन एच ले रहे हैं, चाहे हाइट हो चाहे डेप्थ हो, वो एक्चुअल से कम आई थी। तो इसमें जो अपीरेंट हाइट होगी वो एक्चुअल से ज़्यादा आएगी। इसके अंदर एच अपीरेंट बराबर आया था एच एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ डेंसर मीडियम। तो इसमें एच अपीरेंट आ जाएगा एच एक्चुअल बाय म्यू ऑफ रेयर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। पर जनरली हमारी आदत होती है कि हम डेंसर मीडियम का याद रखते हैं, इसलिए ये बराबर हो जाएगा म्यू डी इंटू एच एक्चुअल। जैसे कि अगर मान लो हम बात करते हैं एयर ग्लास के लिए या एयर वाटर के लिए, तो यहाँ पर जो लाइट होगी वो वाटर से एयर में जाएगी। तो एच अपीरेंट बराबर आ जाएगा एच एक्चुअल बाय म्यू ऑफ वाटर। यहाँ पर लाइट जो होगी वो एयर से वाटर में आएगी, तो यहाँ पर एच अपीरेंट बराबर हो जाएगा एच एक्चुअल इंटू म्यू वाटर। इसमें जो शिफ्ट आया था वो आया था एच एक्चुअल 1 माइनस 1 बाय म्यू, और इसमें जो शिफ्ट आएगा वो आएगा एच एक्चुअल म्यू माइनस 1। एग्जाम्पल की हम बात करें, अगर एक फिश वाटर में है और एक बर्ड उसको ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पर फिश वाटर में है, बर्ड जो कि एयर में है, लेकिन फिश यहाँ पर ऑब्जर्व करेगी किसको, बर्ड को। ठीक है, तो ध्यान रहे कि जितना भी हम यहाँ पर म्यू ले रहे हैं वो सारे के सारे डेंसर मीडियम के ही है। तो एक में तो म्यू का डिवाइड हो जाएगा जब आप अपीरेंट डेप्थ की बात करते हैं, और अपीरेंट हाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा वो वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों का, तो ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर इस पर क्वेश्चन करते हैं हम एक दो। मान लेते हैं कि ये वाटर है और वाटर के अंदर मान लेता हूँ मैं यहाँ पर कोई फिश है। ठीक है, और सपोज कीजिए कि 36 सेंटीमीटर की डेप्थ पर है ये, वो को वैल्यू से कुछ भी दे रखी हूँ, ये डेप्थ आपको दे रखी है यहाँ पर 36 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और ऊपर एक बर्ड उड़ रहा है एयर में। तो
एयर में यहाँ पर ये बर्ड उड़ रहा है। और सपोज कीजिए कि इसकी हाइट जो है वाटर के सरफेस से, मान लीजिए वो भी 36 सेंटीमीटर ही दे रखी है, ठीक है ना। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 4/3। अब क्वेश्चन ये है नंबर 1, at what depth the fish appeared to the bird. Number 2, at what height the bird appeared to the fish. Number 3, if the velocity of bird is, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स, and the velocity of fish is 12 per centimeter per second upward, to find out their relative velocity about each other. इसमें से एक भी पूछ सकता है वो, फिश को कितनी लगेगी या बर्ड को कितनी लगेगी, ठीक है ना। तो जब आप इसका सॉल्यूशंस करते हैं, ये क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है ये। तो पहले में लिखा है कि एट व्हाट डेप्थ फिश अपीयर्ड, तो पहले में फिश ऑब्जेक्ट का वर्क कर रही है और बर्ड ऑब्जर्वर है। इसका मतलब लाइट जो होगी वो डेंसर से रेयर में जाएगी। तो अपीरेंट डेप्थ बराबर एक्चुअल डेप्थ बाय म्यू ऑफ डेंसर मीडियम, तो ये हो जाएगा 36, और यहाँ पर दे रखा है आपको 4/3। तो 36 4/3, तो 3 × 36/4 27 हो गया। अब इसमें पूछा है कि बर्ड को ये फिश कितना दिखाई देगी, तो यहाँ पर जो अपीरेंट डेप्थ है वो तो मुझे मिल गई है 27 की, लेकिन बर्ड भी तो 36 ऊपर ही है। इसका मतलब बर्ड को ये जो दिखाई देगा डिस्टेंस, फिश की जो डिस्टेंस होगी, डेप्थ अगर पूछी गई है तो ये, और डिस्टेंस पूछा गया है तो 36 + 27, तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, 643 सेंटीमीटर। 4 9 36, 43 सेंटीमीटर। 36, 6 और 7 13, 3 2 5 और 1 63 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा बर्ड का। दूसरा, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपीरेंट हाइट, तो वो हो जाएगा एक्चुअल हाइट इंटू म्यू, 36 × 4/3, तो ये आ जाएगा 48, है ना। देयरफॉर अब हम बात करते हैं, फिश देख रहा है बर्ड को, तो उसको जो हाइट दिख रही है वो दिख रही है 48, और खुद वो अंदर जो है वो है 36,
तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 36 प्लस 48, दोनों को अलग अलग दिख रहा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फिश को जो बर्ड दिख रहा है वो एक्चुअल से ज़्यादा दिख रहा है, तो 36 में ये क्वांटिटी ज़्यादा ऐड हुई है और यहाँ पर ये क्वांटिटी कम ऐड हुई है। अपीरेंट डेप्थ, बर्ड को जो डेप्थ दिख रही है वो, यानी बर्ड को लग रहा है कि फिश पास में है और फिश को लगेगा कि बर्ड दूर है। ठीक है ना। नंबर 3 क्वेश्चन करते हैं हम। वेलोसिटी ऑफ फिश, यानी फिश की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। विद रिस्पेक्ट टू बर्ड का मतलब, एक बार फिर बर्ड यहाँ पर ऑब्जर्वर बनेगा और फिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो वो वेलोसिटी हो जाएगी 12, जो वेलोसिटी है फिश की, यानी कि अपीरेंट वेलोसिटी इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय म्यू, और म्यू है यहाँ पर 4/3। तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये जो बर्ड है ये नीचे आ रहा है 12 से और इसको लग रहा है कि फिश ऊपर आ रही है 9 से, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो आ जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 12 प्लस 9 ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसी तरह से इसी का फोर्थ पार्ट जो मैंने आपको बताया था, इसमें छुपा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू फिश। इसका मतलब अब बर्ड ऑब्जेक्ट है और फिश ऑब्जर्वर है, तो अपीरेंट वेलोसिटी हो जाएगा एक्चुअल वेलोसिटी इनटू म्यू। तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड, अगर ये फिश रेस्ट में होता तो इसको ये लग रहा होता कि बर्ड इसकी तरफ 16 की स्पीड से आ रहा है, लेकिन ये भी तो 12 से ऊपर जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर जो आएगी वो 16 प्लस 12 और ये आ जाएगी 28 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा और कीजिएगा, तो आपको और समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर आपको म्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ता है और कहाँ पर आपको म्यू का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन पाए जाते हैं हम, जिसकी बात हमने कल की थी, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट पे भी कई बार क्वेश्चन आता है और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो लाइट होती है वो एंटर और एग्जिट सेम मीडियम में होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी लाइट एक ही मीडियम से आके उसी मीडियम में दोबारा जाती है तो इंसिडेंट और एग्जिट लाइट एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये नॉर्मल है, ये लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई है और इंसिडेंट होने के बाद में रिफ्रैक्ट हो गई।
अब लाइट यहाँ पर वापस उसी मीडियम में एंटर करेगी, उसी मीडियम में एंटर करेगी तो नॉर्मल से दूर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये लाइट का इमेजिनरी पाथ है जो इस तरफ होना चाहिए था। तो हम देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट लाइट है इस तरह से, और ये एग्जिट हो रही है। ठीक है ना, यानी कि आउटगोइंग लाइट है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं। मतलब इस पॉइंट से आप इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ आप करेंगे, जिस पॉइंट पे जाके परपेंडिकुलर मीट करेगा, ठीक है ना। तो मान लेता हूँ ये पॉइंट है ए, ये है बी और ये है सी। तो बी से लेकर के सी तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा लेटरल शिफ्ट। यानी कि लाइट इतना शिफ्ट हो गई पीछे की तरफ। तो ये लेटरल शिफ्ट जो होता है ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और इसके आपको डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है और ना हमारे पास में इतना टाइम है इसको हम डेराइव करें। तो टी थिकनेस है इस मीडियम का, ठीक है ना, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है आर। ठीक है ना, तो आपको पता है कि ये भी एंगल यहाँ पर आर ही होगा और ये भी एंगल यहाँ पर आई ही होगा। तो लेटरल शिफ्ट जो होता है उस लेटरल शिफ्ट को आप चाहे एक्स बोलें, वाई बोलें, कुछ भी बोलें या फिर डी बोल दें। तो यहाँ पर जो लेटरल शिफ्ट होता है डी, वो होता है टी बाय कॉस आर साइन आई माइनस आर। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, डी इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। और अगर एंगल बहुत छोटे हैं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी छोटा ही होगा। तो आपको पता है साइन जीरो की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है, यानी जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है और कॉस जीरो की जगह वन हो जाता है। तो कॉस स्मॉल एंगल है अगर तो उसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तब ये लेटरल शिफ्ट बन जाएगा टी साइन थीटा की जगह तो थीटा हो जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा आई माइनस आर और नीचे हो जाएगा वन। ठीक है ना, यानी कि डी इक्वल टू हो जाएगा टी आई माइनस आर। स्पेशल केस में जब थीटा छोटा हो 5 डिग्री 10 डिग्री तक ये काम आ जाएगा। अगर 30 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, 50 डिग्री, तो फिर हमें साइन और कॉस को यूज़ करना पड़ेगा। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बाहर कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस आर बाय आई आ जाएगा।
साइन आई बाय साइन आर ये होता है म्यू, लेकिन एंगल छोटे हैं तो आई बाय आर बराबर म्यू, लेकिन यहाँ तो आर बाय आई आ रहा है तो डी बराबर हो जाएगा आई टी 1-1/μ। इस पर न्यूमेरिकल तो कम आते हैं पर फॉर्मूला ही पूछा जाता है, तो ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखिएगा, ये स्पेशल केस के फॉर्मूले हैं। अगर एंगल छोटे हैं तो, और जनरल फॉर्मूला तो वही टी साइन माइनस आर बाय कॉस आर। लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला आप जरूर याद करके जाएं, ठीक है ना। अब इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, हालांकि आपको पता है कि ठीक है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा अगर लेटरल शिफ्ट का पूछेगा तो। मान लीजिए आप सबको बोला कि एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब की थिकनेस दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे रखा है आपको 45 डिग्री, और अब आपसे पूछ लिया कि बताओ अभी लेटरल शिफ्ट क्या होगा। तो जब वैल्यूज दे रखी हैं 35 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो मैंने आपसे कहा कि नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप, तो आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, D इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। क्योंकि लाइट यहाँ पर रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, बीच में डेंसर मीडियम है, इसलिए एंगल आर तो हमेशा छोटा ही आएगा। तो थिकनेस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, साइन 60 माइनस 45 डिवाइडेड बाय कॉस 45, तो साइन 15 डिग्री आएगा, ठीक है ना। साइन 15 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू में कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ आपको। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 15 बराबर कॉस इसका डबल मतलब 30, तो 1 माइनस कॉस 30 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री, कॉस 30 होता है √3/2, वन माइनस √3/2 या 1/2 माइनस √3/4 साइन स्क्वायर 15, एलसीएम आ जाएगा 4, 2 माइनस √3, तो साइन 15 2 माइनस √3/4 की पावर 1/2। ठीक है ना। तो ऐसे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ तक हमने सीखा है एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट राउंड में, इसमें कुछ एक हम नॉर्मल शिफ्ट की बातें करेंगे। आज हमने लेटरल शिफ्ट पढ़ा था, नॉर्मल शिफ्ट, और साथ में हम
प्लेन सर्फेसिस को कंप्लीट करेंगे तो प्रिज्म भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। बाय।